नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक समसामयिकी 11 जुलाई 2021 से लेकर 17 जुलाई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR और दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि तो वर्तमान विदेश सचिव कौन है भारत के? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगबंधु चेयर की स्थापना महान नेता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी गई है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम दोराईस्वामी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दोराईस्वामी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ढाका से वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देगा। चेयर दोनों देशों की साझी विरासत पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बारे में। यह एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और आपको याद होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली मतलब या दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में किया गया, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। और वो घोषणा कब किया गया? तो 1911 में। यह भी आप यहाँ सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पीयूष गोयल ने राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल को तो आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा के नेता कौन हैं? तो पीयूष गोयल जी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। उन्हें थावर चंद गहलोत के स्थान पर नियुक्त किया गया। पीयूष गोयल महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य हैं। वह वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालयों के प्रभारी हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पीयूष गोयल जी। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कार्य के आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। इस कार्यालय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। मतलब क्या इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। एन गोपालास्वामी आयंगर राज्यसभा में सदन के पहले नेता थे। राज्यसभा में सदन के पहले नेता कौन थे? तो एन गोपालास्वामी आयंगर। पॉलिटी से यह प्रश्न बन सकता है, आपको एग्जाम कभी देखने के लिए मिल सकता है। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और यह विघटन का अधीन नहीं। मतलब क्या राज्यसभा जो है, राज्यसभा को उच्च सदन या हायर हाउस या राज्यों का सभा बोला जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया है। मतलब क्या? अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है संसद की चर्चा, और संसद में 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय होता है, जिसमें से अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा, 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। नामित करने का मतलब क्या? यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं, ना कि इलेक्टेड किए जाते हैं। तो क्या ये 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं, क्या यह 12 सदस्य मंत्री बन सकते हैं? यस, या मंत्री बन सकते हैं। लेकिन यह 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यह 14 सदस्य कुल संसद में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सीधा प्रश्न जब पूछे कि संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 14। जब अलग अलग करके पूछे तो लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन क्या मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? आप कहेंगे यस, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट मतलब क्या महाभियोग में भाग लेते हैं? तो आप कहेंगे यस, राष्ट्रपति के महाभियोग में ये भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष
उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है पद की गोपनीयता का? तो वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, कहाँ? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 15 जुलाई 2021 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह भारत और जापान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर को रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सम्मेलन केंद्र, इसमें 1200 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक हॉल और बैठक कक्षों से सुसज्जित है। इसमें प्राचीन नगरी काशी की झलक मिलती है। इस कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष स्थापित किए गए हैं। यह शहर में पर्यटन को बढ़ावा देगा और सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री ने 15 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के एप्लीकेशन का शुरुआत किया। तो सीधा पूछा जा सकता है कि AI मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। कब किया गया? 15 जुलाई को। नेक्स्ट, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया। कौन सा? तो ग्रेन ATM हरियाणा के गुरुग्राम में। देखते हैं अब इसको थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया। इसे पायलट आधार पर स्थापित किया गया है। नई स्थापित मशीनें 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज बांट देगी। इससे लोगों को राशन लेने के लिए लंबी लंबी कतारों से राहत मिलेगी। यह बायोमेट्रिक और एक टच स्क्रीन से लैस है और बिना किसी त्रुटि अनाज को मापता है। लोगों को आधार कार्ड या राशन कार्ड यूनिक नंबर डालना होगा, जिसके बाद मशीन स्वचालित रूप से राशन की मात्रा निकाल देगी। अनाज ATM को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन नाम दिया गया है। अनाज ATM को क्या कहा जाता है? ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन नाम दिया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया। तो ग्रेन ATM को किस कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। इसका स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया। हरियाणा में कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। यह सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में और आर्थिक पारदर्शिता लाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने राशन डिपो पर नागरिकों को सस्ती कीमत पर FMCG उत्पाद उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। नेक्स्ट, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया। अब देखिए इसके बारे में क्या है। एक है वाराणसी जंक्शन जो मुख्य है, जहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थापित है, और मंडुआडीह उससे आगे एक स्टेशन था जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में बनारस कर दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आखिरकार बनारस कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा नए नाम के लिए अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद AEIR ने पुराने साइन बोर्ड को नए के साथ बदल दिया, जिस पर बनारस लिखा है। नए साइन बोर्ड बनारस हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में और उर्दू में लिखा है। पहला ऐसा स्टेशन का नाम है भारत में या जिसका नाम संस्कृत में भी लिखा गया है बनारस। इस स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया 2019 में पूर्व रेल मंत्री और जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिंह के अनुरोध पर शुरू की गई। उसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 से लेकर 30 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी की घोषणा की गई। इस नई नीति में जनसंख्या नियंत्रण में योगदान करने वालों के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है। नई जनसंख्या नीति का नियम या उद्देश्य क्या है? कुल प्रजनन दर को वर्तमान में प्रति हजार आबादी पर 2.7 से घटाकर वर्ष 2026 तक 2.1 और वर्ष 2030 तक 1.7 करना है।
आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7 से बढ़ाकर 2026 तक 45 और 2030 तक 52% करना है। पुरुष द्वारा उपयोग किए जाने वाले गर्भ निरोधक तरीकों को वर्तमान में 10.8 से बढ़ाकर 2026 तक 15.1 और वर्ष 2030 तक 16.4 करना है। तो यह सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कौन सा राज्य, तो उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। इसका प्रोत्साहन इसमें क्या मिलेगा, जनसंख्या नियंत्रण मापदंडों का पालन करने वाले तथा 2 या इससे कम बच्चे वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायती और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 2 बच्चे के मानक को पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीनों का पितृत्व या मातृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता की योगदान राशि में 3% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास, गृह ऋण आदि पर करों मतलब टैक्स में छूट जैसे लाभ दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं तो उस बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या को स्टेट पॉपुलेशन फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। इस वीडियो को, इस लिंक को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।